स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो रिटेन में। साथियों, हम यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स का बेस है। ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट जितना भी एग्जाम है, जहां भी साइंस पूछा जाता है, ये उसका क्या है, बेसिक है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। जब तक हम यूनिट और मेजरमेंट को बढ़िया से नहीं समझेंगे, मेरे लिए फिजिक्स समझना कठिन है। क्योंकि जितना भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट का रोल है। इसलिए हम इसको धीरे धीरे करके और अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक इसको हम पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थ्योरेटिकली चल रहे हैं ताकि कोई भी इसे अच्छे से समझ सके। आज हम बात कर रहे हैं, हम 19 तक बात किए थे फिजिकल क्वांटिटी का। आज हम 20 नंबर का फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम लास्ट में बात किए थे सरफेस टेंशन का, यानी पृष्ठीय तनाव के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यास्था गुणांक का, इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? इसके पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर चुके हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर चुके हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर चुके हैं। स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल और स्ट्रेन का मतलब विकृति। इसको यानी तनाव और खिंचाव, इसको तनाव और खिंचाव, और इसी को बोलता है प्रतिबल भी बोला जाता है। प्रतिबल इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है विकृति। विकृति है ना, इसी को बोला जाता है तनाव और इसको खिंचाव, ये भी बोला जाता है। तो हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों चीज को, और यही दोनों का यूज होगा मेरा। हम जब अभी निकालेंगे प्रत्यास्था गुणांक, उस कंडीशन में ये दोनों का यूज होगा। हम पहले समझते हैं कि प्रत्यास्था गुणांक है क्या, प्रत्यास्था क्या है। तो एक होता है प्रत्यास्था, मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन जिसके हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचे फिर यदि छोड़ेंगे तो वो फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, यानी स्प्रिंग में लचीलता का गुण। जैसे रबड़ बैंड को खींचे, रबड़ बैंड को जैसे खींचेंगे हम, फिर उसको छोड़ेंगे फिर वो मूल अवस्था में आ जाएगा। कब? एक निश्चित सीमा, यानी प्रत्यास्था सीमा तक। यदि हम प्रत्यास्था सीमा तक उस वस्तु को खींचे, है ना, और खींचने के बाद यदि छोड़ दें और उसमें फिर वो अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, तो उसको बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी है, जिसमें ये वाला गुण पाया जाएगा। इस प्रकार का गुण जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे इलास्टिक, और जिसमें ये ज्यादा गुण पाया जाएगा उसको बोलेंगे मस्ट इलास्टिक बॉडी, और जिसमें ये गुण कम होगा उसको लेस इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। यानी इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्था। तो हम यदि हम रबड़ को खींचेंगे तो एक निश्चित सीमा तक खींचते हैं, यदि हम उससे ज्यादा खींच दिए तो रबड़ बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये प्रत्यास्था इलास्टिक कब तक काम करेगा? इलास्टिक काम करेगा एक निश्चित प्रत्यास्था सीमा तक, है ना। यदि उस सीमा से बाहर यदि हम उसको खींचते तो उसको कैसा बनेगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक माने उसकी इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी का गुण समाप्त हो जाएगा। हम इसी यहाँ पर बात करते हैं इलास्टिसिटी, यानी अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बोलते हैं अंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी का और दूसरा है नाम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी इसको यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, तो हम इस चीज को बोले प्रत्यास्था गुणांक क्या है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, इस तरह हम बात करें तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु का, किसी वस्तु या किसी पिंड, कोई किसी पिंड का वस्तु, किसी पिंड का, पिंड यानी वस्तु है, उसी को पिंड का वस्तु बोलते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पिंड का क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, हुक लॉ। इसी को बोला जाता है हुक लॉ, हुक का नियम भी बोला जाता है।
हुक्स लॉ, इसी को हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हुक का नियम। यदि हम यहाँ बात करते हैं क्या थी, प्रतिबल, प्रतिबल माने स्ट्रेस, यानी हम यदि बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, तनाव। स्ट्रेस को भी क्या बोला जाता है, तनाव, जो कि हम कल की क्लास में पढ़े थे इसका। और दूसरा नाम, इसका नाम क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल जो है समानुपाती होने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल, विकृति के, विकृति यानी स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या था, खिंचाव। कल की क्लास में पढ़े थे ना स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, खिंचाव का दूसरा नाम क्या होता है, विकृति। विकृति, विकृति में विकृत हो जाना, यानी किसी चीज को टूट जाना, अलग हो जाना, अपने पोजीशन से हट जाना। तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बराबर क्या होगा, ई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद ई आ, ई क्या है, एक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। और यहां पर हो गया स्ट्रेन, क्या हो गया, स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। यदि हम ई को यहां रखेंगे तो क्या होगा मेरा, ई इक्वल टू होगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। यदि हम यहां पर बात करें ई का, इसको मिटाते हैं, यदि हम यहां पर ई रखते हैं तो ई इक्वल टू क्या होगा, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थापन। इसका तो क्या होगा, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। कल की क्लास में हम देखे थे कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है कि फोर्स बटे एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, कब, आंतरिक अणुओं के बीच लगने वाले बल। यदि हम किसी पर बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होगा, उसके जो वस्तु जिस अणु से मिलकर बना है, जिस कण से मिलकर बना, उस कण के बीच में क्या होगा, एक बल लगेगा, आंतरिक बल लगेगा। और वो आंतरिक बल लगेगा, वो क्या करेगा, उस वस्तु को विकृत करने का प्रयास करेगा, विकृत करने का प्रयास। यानी जितना हम ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, यानी जितना हम ज्यादा उसमें स्ट्रेस लगाएंगे, प्रतिबल लगाएंगे, उसको वो वस्तु उतना ही ज्यादा विकृत होगा, वो वस्तु इतना ही ज्यादा क्या होगा, विकृत होगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्ट्रेन का। यदि हम यहां से इसका कांस्टेंट निकालना चाहें कि इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, यानी कि हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बटे विकृति, यानी प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हम एक ही पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज को देखे थे। और स्ट्रेन में विकृति क्या था, विकृति था जैसे कि मान एक लेंथ एल लंबाई का कोई तार है, यदि हम इसको खींच देते हैं, यदि हम इसको खींच देते हैं, मान लो कि दोनों तरफ खींच दिया, तो क्या हुआ, चेंज इन लेंथ हो गई, चेंज इन लेंथ। तब विकृति क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, माने वो विकृत हो गया, विकृत हो गया, क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल लेंथ था उस ओरिजिनल लेंथ में क्या हुआ, चेंजिंग आ गया। और यही चेंजिंग आने के दोनों को यदि हम अनुपात निकालें, चेंजिंग लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, और इसका जो अनुपात होगा उसी अनुपात को हम बोलते हैं विकृति, यानी वो कितना विकृत हुआ, उसके अंदर कितना स्ट्रेन पैदा हुआ है। अब यदि हम इसको बात करते हैं तो फोर्स बटे एरिया, ये क्या है, ये नीचे है ऊपर जाएगा, लेंथ बटे डेल लेंथ है, ये चीज है। हम यदि यहाँ से डायरेक्ट इसको बात करें तो ये तो यहाँ से कट सकता था, हम डायरेक्ट ये चीज को लिख सकते हैं, ये चीज को, लेकिन इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख रहे हैं, ये क्या करेगा, दोनों कट जाएगा, यानी कि फोर्स बटे एरिया। फोर्स का यदि हम इसको यूनिट की बात करें, इसके हम यूनिट को बात करें, तो यदि यूनिट होगा तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हम किसका देखे थे, यही यूनिट हम देखे थे किसका, स्ट्रेस का, और यही यूनिट हम और किसका देखे थे, प्रेशर का, यही ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका था, प्रेशर का। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब करते हैं, उसमें भी हम यही यूनिट को देखे थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बना हुआ यूनिट एसआई इन एमकेएस पद्धति में, किसमें हुआ, एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट हुआ किस रूप में, एमकेएस रूप में, क्योंकि एसआई को डायरेक्ट लिंक किससे है, एमकेएस। यदि हम इसको सीजीएस में बात करेंगे तो यही सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन क्या लिखा है, टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसके यूनिट डायमेंशन की बात हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, है ना। यदि हम यहाँ डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, इसको पहले भी क्लास में हम निकाल चुके हैं, डायमेंशन, डायमेंशन यदि निकालेंगे तो न्यूटन के लिए क्या हम लिखे थे,
है ना, न्यूटन के mL/T⁻², mL/T⁻², हम पहले निकाल चुके, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और यहां पर क्या हो, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, क्योंकि मीटर लंबाई को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। अब ये बोला जाएगा ऊपर मेरा, यहाँ देखो डिवीजन में है L, यहाँ पर इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है ना। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो, घटेगा, क्योंकि डिवीजन के रूप में है ना। तो 1 में से 2 तो -1, यानी m पर पावर 1, L पर पावर -1, T पर पावर -2। ये वाला हो गया मेरा किसका, ये बोला मेरा डायमेंशन फार्मूला किसका, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। साथ ही साथ ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, स्ट्रेस का, साथ ही साथ ये डायमेंशन फार्मूला और किसका है, प्रेशर का भी। प्रेशर का भी सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। हमने यहां से निकाला, जैसे फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला हमेशा याद रखना। मास के लिए क्या लिखते हैं, मास केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। मास को किसमें मापते हैं, केजी को मास में मापते हैं, एम मीटर लेंथ और टी पर पावर -2 समय। ये वो फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला। हमने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर रख दिया, लंबाई के मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला यहाँ रख दिया। अब दोनों को क्या किया, सॉल्व कर दिया, और मेरे डायमेंशन फार्मूला किसका निकल के आ गया, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला मेरा निकल के आ गया। आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बात हो रहा है कि इलास्टिसिटी का मतलब हम बताएं पहले, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन, यानी कौन कितना ज्यादा लचीलापन है। जिसका इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा लचीलापन होगा, और जिसका इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा वो कम लचीलापन होगा। जैसे कि हम बात करें कि हमने बात किए थे कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा कि रबर। तो हम बात करेंगे कि स्टील मोर इलास्टिक होगा और रबर क्या होगा, इससे कम इलास्टिक होगा, यानी रबर कम। क्यों, क्योंकि स्टील को हम ज्यादा खींच सकते हैं, यानी इसका प्रत्यास्थ सीमा ज्यादा होता है। रबर को हम स्टील की अपेक्षा कम खींच सकते हैं, क्योंकि इसका प्रत्यास्थ सीमा कम होता है। यदि हम उस सीमा से और ज्यादा खींचेंगे तो रबर क्या होगा, टूट जाएगा, यानी विकृत हो जाएगा। स्टील उससे ज्यादा सीमा तक मैंने खिंचाएगा। रबर की जितना, जैसे मान लो कि रबर को हम, ये रबर बैंड है, ये मान लो स्टील है, उसी लंबाई का हम स्टील है, तो रबर बैंड को मान लो यहाँ से यहाँ इलास्टिक, यहाँ उसका इलास्टिक लिमिट यहाँ पर है। यदि हम इससे ज्यादा हम खींचेंगे, मान लो ये इलास्टिक लिमिट ये पॉइंट तक है, यदि हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, इससे ज्यादा हम यहाँ खींचेंगे तो क्या होगा, ये विकृत हो जाएगा, ये विकृत हो। इसी को पता है, इस टाइम लंबाई को हम स्टील ले लिया, तो स्टील को हम खींचे तो यहाँ तक तो खींचा गया, यहाँ तक जहां तक रबर का इलास्टिक लिमिट था वहां तक खींचा गया, और यदि इसे खींचेंगे तो यहाँ तक खींचा। अब ये क्या हो गया, ये अपने लिमिट तक आ गया। यदि आप यहाँ से हमें खींचना चाहेंगे तब टूटेगा, यानी क्या हुआ कि हम रबर को इस बिंदु तक खींच सकते हैं, यहीं तक, लेकिन हम स्टील को कहां तक खींचना, यहाँ तक। आप यदि हम स्टील को और ज्यादा खींचना चाहेंगे तो वो विकृत होने की प्रवृत्ति आ सकती है, विकृत हो सकता है। स्टील क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा रबर की अपेक्षा। यदि हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी हुआ है इसमें, स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक, स्थिरांक और नियतांक भी बोला जाता है, स्थिरांक या तो नियतांक या बल नियतांक। स्प्रिंग स्थिरांक और बल नियतांक क्या होता है, दोनों सेम है। ये क्या होता है, देखिए मान लो कि मेरा एक स्प्रिंग है, इस आधार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा कोई एक आधार है, इस आधार में क्या कर दी, एक स्प्रिंग को हम यहाँ फिक्स कर दी, ये मेरा एक स्प्रिंग है, ये आधार है। और क्या करेंगे, यदि इस स्प्रिंग को हम इधर खींचना चाहें, किधर, इस ओर यदि हम इस स्प्रिंग को खींचना चाहें तो क्या करेगा, स्प्रिंग चाहेगा कि हम इधर खींचे, मेरा स्प्रिंग अपना बल इधर लगाएगा। स्प्रिंग यदि हम इधर को खींचेंगे हम क्या, हम इधर इस स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं, और स्प्रिंग किधर पर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पर। हम यदि इसको इस स्प्रिंग को खींच के कहां कर दिए, ये स्प्रिंग यहाँ पर था, ये मान लो स्प्रिंग कहां पर था, यहाँ पर फिक्स था इस पॉइंट पर,
दूसरा में यही स्प्रिंग को क्या करते हैं, हम थोड़ा खींच लिए, एक खींच के हम यहाँ पर ले आए, स्प्रिंग को खींच के यहाँ पर ले आए, तो क्या करेगा, स्प्रिंग का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी खींच के यहाँ पर था और खींच के हम कितना करते हैं, एक्स लंबाई तक हम यहाँ खींच दें, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया कि नहीं। हम खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में और स्प्रिंग किधर पर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, एफ बराबर होता है माइनस के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, एक्स के, यानी एक्स के, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, माइनस को, यानी यदि बल ज्यादा लगा है, ये बल इधर ज्यादा लगेगा, ये बल लगाना चाहेगा, हम इधर जितना ज्यादा खींचना चाहेंगे वो उतना ज्यादा इधर बल लगाना चाहेगा। अब यदि हम यहाँ बात करें तो F बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स, के यहाँ पर क्या, के यहाँ पर है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये माइनस डायरेक्शन बताएं, ये डायरेक्शन को सूचित कर रहा है कि ये जो फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट जो है स्प्रिंग का, जो हम खींच रहे हैं, वो जो उसका जो खींचने का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। यदि हम यहाँ के का के यदि हम यहाँ मान करें के बराबर क्या होता है, तो के बराबर कितना, माइनस एफ बटे एक्स हो जाएगा, माइनस एफ बटे एक्स हो जाएगा। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में माइनस का रोल नहीं, क्योंकि हम यूनिट में माइनस को लेके नहीं चलते हैं, यूनिट का कोई मात्रक नहीं है ना। यदि हम इसकी यूनिट को बात करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, तब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और ये क्या होगा, एक्स यहाँ से क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है क्या नहीं, जब ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और ये क्या होगा, मीटर, और क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अच्छा ये बताओ कि न्यूटन पर मीटर हम और कहीं पढ़े थे क्या, तो बोलेंगे हाँ न्यूटन पर मीटर हम और पढ़े थे, किसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर, तो बोलेंगे कि ये भी तो सरफेस टेंशन का यूनिट था। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, वही डायमेंशन फार्मूला में किसका होगा, वही डायमेंशन फार्मूला मेरा सरफेस टेंशन का भी होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। हमने उस कंडीशन में जिस समय हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, उस कंडीशन में हम उसका सीजीएस यूनिट भी पढ़े थे, डायमेंशन फार्मूला भी पढ़े थे, है ना। तो वहां से हम सब निकाल सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा। यदि हम यहाँ से लिख सकते हैं, नोट में यहाँ करके हम लिखेंगे कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, सेम किसका होता है, सरफेस टेंशन का, है ना। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव और स्प्रिंग नियंत्रण, स्प्रिंग स्थिरांक, स्प्रिंग स्थिरांक दोनों का विमानीय समान, विमानीय समान होते, मात्रक भी समान होता है, दोनों का विमानीय समान होता है, दोनों का विमानीय क्या होगा, समान होगा, दोनों का विमानीय समान होता है। ये चीज हम देख लेंगे, यानी कि ये क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यानी यदि हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर यदि के के बारे में यदि बात करना चाहें, के यहाँ पर क्या है, बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो समझ गया, इस फोर्स के लिए न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, न्यूटन पर मीटर। यदि हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, एम एल एल तो एल एल खत्म हो जाएगा, एम ई पर पावर -2 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि साउंड में जो भी, जैसे तरंग वेव के बारे में हम बात कर लेते हैं कि तरंग वेव क्या होता है। और साउंड वेव में जितना भी यूज होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, पिच होता है, लाउडनेस होता है ना, ये सब चीज का वेवलेंथ होता है, ये सब चीज के बारे में हम देख लेते हैं कि किसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट को कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर आवृत्ति क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। साउंड के यूनिट के बारे में यहाँ बात करेंगे आगे। और किस में साउंड यूनिट बात करते हैं, किसके बाद 22 में यदि हम बात करें किसका, वेवलेंथ की सबसे पहले बात करते हैं कि वेवलेंथ है क्या। जैसे हम बात करें वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ यानी वेव माने तरंग की लंबाई,
तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, इसी को तरंग देरी। यानी वेवलेंथ क्या है, मान लो कि ये वाला मेरा है मीन पोजीशन, ये वाला एक कोई कांस्टेंट है और ये वाला मेरा मीन पोजीशन। मान लो कि एक वेव जो है स्टार्ट हुआ है यहां से, ऐसे करके जा रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, ऊपर वाला जो होता है उसको बोलता है क्रस्ट और थ्रू। ये जो है क्रस्ट है जिसको बोलते हैं श्रिंग। आप तो इसको बोले शीर्ष भी बोला जाता है, श्रिंग या शीर्ष बोला जाता है। ये थ्रू होता है, इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हैं गर्त। अब देखिए यदि एक साइकिल यानी कि क्या हुआ, दो श्रृंगों के बीच ये वाला और ये दो श्रृंगों के बीच की लंबाई जो होता है, ये यहां से यहां की लंबाई, दो श्रृंगों के बीच की लंबाई, या तो दो क्रस्ट यानी दो श्रृंग या तो दो गर्त, यहां तक दो गर्त के बीच की लंबाई जो होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। यानी दो श्रृंग और दो गर्त की लंबाई के बीच जो होता है, वो दोनों की लंबाई के बीच जो डिस्टेंस होता है, दूरी जो होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या चीज, तरंग। इसको सूचित किया जाता है लैम्बडा से, इसको सूचित किससे किया जाता है, लैम्बडा से। यानी लैम्बडा तो हम क्या, ये चीज क्या दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है, यहां से यहाँ की दूरी दिखा रहा है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा, है, और इसका एंगस्ट्राम में भी मापा जाता है। क्या किसमें मापते हैं, एंगस्ट्राम में। तो हम बोलेंगे कि तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी वेवलेंथ क्या है, तब बोलेंगे कि दो कंजुगेटिव श्रृंग, यानी दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। या तो बोलेंगे संपीड़न और विड़लन के बीच की जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। यानी हम लिखेंगे दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे लैम्बडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाएगा, इसे लैम्बडा, इसको क्या बोलेंगे हम, लैम्बडा, इसे लैम्बडा से सूचित किया जाता है। अब मान लें कि ये क्या है, बीच की दूरी है, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, है ना। मात्रक यदि हम इसका बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्राम। यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही मात्रक होगा जो दूरी का मात्रक होता है। दूरी का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा, वेवलेंथ का होगा, क्योंकि ये भी तो एक दूरी है ना, यहां से यहां की दूरी होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्राम, ये सब। यानी कि क्या होगा, इसको बोलते हैं एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्राम, इसका मात्रक होगा मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्राम। आगे हम बात करते हैं, वेवलेंथ को हम समझ चुके हैं क्या होता है, कि जो भी तरंग है, मेरा ये तरंग गुजर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, मीन पोजीशन से मेरा वाइब्रेट हो रहा है, और इसके जो दोनों के ऊपर वाला की दूरी या दोनों नीचे वाले के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। आगे हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम। चलो आयाम को समझते हैं, आयाम क्या है। तो आयाम क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि राम और श्याम दो दोस्त थे, है। राम और श्याम क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोस्त है। राम और श्याम दोनों दोस्त है, एक दूसरे का दोस्त है। राम क्या कर रहा है, मान लो कि एक रूम में स्टडी कर रहा है ना। राम तो अपने स्टडी में मग्न है। श्याम क्या कर रहा है, श्याम अपने घर से आता है राम के पास खेलने के लिए, बुलाने के लिए आता है। तो श्याम जो है उसको दरवाजा बंद करके क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है राम। वो क्या कर रहा है, दरवाजा से मतलब कि बाहर ही क्या कर रहा है, आवाज देता है राम को, आवाज देता है राम को, है ना। तो आवाज देता है तो उसको आवाज सुनकर राम पता कर लेता है कि ये मेरा दोस्त श्याम ही है, क्योंकि राम श्याम को तो अभी देखा नहीं, क्योंकि वो दरवाजा के बाहर में है, दरवाजा बंद करके स्टडी कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, राम इसके जैसे बोलता है कि राम, जैसे सामने आवाज लगाता है कि राम, तो राम समझ आता है कि वो मेरा दोस्त श्याम है,
किससे समझ आता है? उसको तो देखा नहीं क्योंकि वो दरवाजे के बाहर है। कौन दरवाजे के बाहर हो तो पहचाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज से राम ने पता कर लिया कि वो मेरा दोस्त ही है, श्याम ही है, जो कि मेरा आवाज लगा है। तो वो क्या होता है, आवाज का वह क्या गुण है जिसके कारण से राम ने श्याम को पहचान लिया? तो वह गुण जो होता है, उसी गुण को हम कहते हैं आयम। उसी गुण को क्या कहते हैं? आयम। आयम जैसे क्या होता है? आयम क्या होता है कि जैसे कि माइद स्थिति, माइद स्थिति से उसका जितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है, जितना दूरी तक उसका वाइब्रेशन होता है, मीन पोजीशन से जितना दूरी तक उसका वाइब्रेशन होता है, उस दूरी को हम बोलते हैं आयम। उस दूरी को बोलते हैं, जैसे हमने बोले कि राम, तो मेरा मेरे की आवाज जो निकला इतना दूरी तक राम, मेरा वाइब्रेशन इतना दूरी तक, मेरा आयम क्या हुआ? कम हो। फिर यदि हम बोलेंगे कि राम, तो मेरा क्या हुआ? मेरा वाइब्रेशन थोड़ा इतना दूर तक गया। और बोलेंगे थोड़ा राम, और ज्यादा तेज से बोलेंगे तो मेरे क्या होगा? प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ज्यादा आने की। हम एक चीज और चीज यहां से हम पता कर सकते हैं कि जो ध्वनि की जो प्रबलता जो होता है, प्रबलता जो होता है, ध्वनि की जो प्रबलता होता है, डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? आयम पर। आयम डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? आयम पर। या तो हम बोले कि आयम जितना ज्यादा होगा, आयम जितना ज्यादा होगा, आयम जितना ज्यादा होगा, प्रबलता ध्वनि की उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हमने बोले क्या? राम, तो मेरा क्या होगा? आवाज इतने दूर तक गया, फिर बोल राम, कुछ दूर तक गया, फिर बोल राम, तो क्या होगा? मेरे आवाज थोड़ा और दूरी तक जा रहा है। यानी जैसे जैसे हमारे आयम बढ़ रहा है, मेरे ध्वनि का क्या होगा? प्रबलता भी बढ़ रही है। यानी आयम किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्ट प्रबलता पर। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी पास में से कोई खड़ा है, यदि उसको बोलेंगे, धीरे से आवाज देंगे राम, यदि राम दूर में है तो उसको तेज से आवाज देंगे, यानी मेरे ध्वनि की क्या हो रहा है? प्रबलता बढ़ रहा है। यानी ज्यादा दूर तक हमको ध्वनि को कवर करना है। यदि ज्यादा दूर तक ध्वनि को कवर करना है, उसको आयम को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो हम आयम की हम बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये वाला मान लें एक फिक्स पॉइंट है, ये वाला, ये माइक दूरी है ना? अब मान लो कि ये वाला मेरा तरंग है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस पर, ऐसे करके, तो हम देखते हैं कि ये माइक दूरी है। मान कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम मिड पोजीशन को मान लो। अब इससे जितना आवाज दूर जा रहा है, उसका तरंग की हम लंबाई को बोल रहे हैं, तो ये मेरा माइक दूरी है, यानी कि मेरे मुख से हम आवाज दे रहे हैं। अब यहाँ से मेरा आवाज दी है तब इतना दूर तक गया, तो आवाज जितना दूर तक जा रहा है, इस पोजीशन की यहाँ तक हम लंबाई को मेजर करेंगे। और ये मैक्सिमम पॉइंट से, जो मैक्सिमम बिंदु से माइड स्थिति के बीच की जो दूरी होता है, इसी को बोलता है आयाम। इसको बोलते हैं क्या? आयाम। इसी को सूचित करता है ए से, जैसे एम्पलीट्यूड से। यानी ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, यही क्या होगा? आयाम होगा। यही दूरी क्या होगा? आयाम होगा। आयाम जितना ज्यादा होगा, उस दूरी उतना ही ज्यादा, यानी तरंग की वाइब्रेशन उतना ही। अच्छा, हम एक चीज बात करते हैं, ध्वनि उत्पन्न किससे होता है? ध्वनि उत्पन्न किससे? जब तक वो वाइब्रेशन नहीं होगा, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं, मेरा भी स्वर तंत्र में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण से मेरे मुख से क्या निकल रहा है? ध्वनि। जैसे कि मान लो इसमें हम प्रहार करते हैं, प्रहार किए, वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ? ध्वनि बाहर आई, है ना? तो कोई भी वस्तु आवाज तभी करता है, आवाज तभी निकलता है जब उसके कनों के बीच वाइब्रेशन होता है। इसका यदि वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा होगा, वाइब्रेशन यदि कम होगा तो आयन कम होगा। यदि वाइब्रेशन कम है तो आवाज क्या होगा? थोड़ा कम होगा, मतलब थोड़ा आसानी से सुनने में, साधारण से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो क्या बोलेंगे? माइद स्थिति से तरंग के बीच की दूरी, यानी तरंग के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आयम कहते हैं। ये कौन सा हुआ? माइद स्थिति से तरंग के, है ना, माइद स्थिति से तरंग के दोनों ओर की, हम यहाँ पे ये वाला भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ कर ये वाला दूरी क्या आयम हुआ कि तब बोलेंगे किसी माध्यम की माइद स्थिति से
हम बोले किसी माध्यम के मध्य स्थिति से दोनों और किसी दिशा में दूरी को, किसी दिशा में माने इस दिशा में, तो इसको भी आए, या तो इस दिशा में यदि हम नापेंगे तो ये भी आए बोलेंगे। तो मध्य स्थिति को मिड पोजीशन क्या है, इस पोजीशन पे कितना हो रहा है, किसी माध्यम के मध्य स्थिति दोनों और किसी दिशा में तरंग की दूरी को, किसी दिशा में किसकी दूरी को माप रहा है, ये तरंग की, किसी दिशा में तरंग की दूरी को, तरंग की दूरी को आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, आयन, आयन कहते हैं। आयन ने सुनते एम्पलीट्यूड, हमने इसके बारे में बताया कि आयन का क्या गुण है, सब चीज बताते हैं आयन। अच्छा मान ये हम क्या जिम्मेदार कर रहे हैं, यहां से यहां की दूरी, इसलिए आयन का मात्रा क्या होगा, आयन का वर्ग मात्रा क्या होगा, जो लंबाई का मात्रा होगा। इसलिए यदि हम मात्रा की बात करें, आयन का मात्रा क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर, जैसे वो मीटर सेंटीमीटर। अच्छा यदि हम ध्वनि के केस में बात करें तो आयन का मात्रक जो होता है दाब या घनत्व के मात्रक को भी लिया जाता है, दाब या घनत्व का मात्रक, घनत्व के मात्रक के बराबर लिया जाता है, दाब या घनत्व के मात्रक के बराबर लिया जाता है ध्वनि आयन। ध्वनि आयन यदि हम मात्रक की बात करें तो ये दाब या घनत्व के मात्रक के बराबर लिया जाता है, क्योंकि उसमें से एक दबाव उत्पन्न होता है, ध्वनि में विशेष प्रकार का दबाव, यदि घनत्व जाता रहेगा, घनत्व भी एक प्रकार का उत्पन्न होता है। इसलिए आयन को कभी कभी क्या करता है, किस मात्रक में लिया जाता है, दाब या घनत्व के मात्रक के रूप में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है, किसके, ध्वनि के आयन को। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम तो आयन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आयन क्या होता है, इसके गुण के बारे में भी हम जान चुके हैं। आगे हम बात करते हैं आवृत्ति क्या है। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति के बारे में बताते हैं कि प्रति सेकंड जितना कंपन करता है कोई भी वस्तु, प्रति सेकंड जितना कंपन कर रहा है उनके कंपनों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति, यानी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति है। जैसे कि मान लो मेरा हाथ में बर्तन है, यदि हम मेरे हाथ से बर्तन गिर के नीचे फर्श पर जाके गिरा तो वहां से झन झन की आवाज करेगा, ऐसे झन की आवाज वाइब्रेट होगा एकदम पूरा, बटन क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, यानी उसका वाइब्रेशन जितना दूर तक जाता है उसको हम आयन करते हैं। यानी वाइब्रेशन यदि यहाँ पर बर्तन गिरा उसका वाइब्रेशन इतना दूर तक, ये दूरी को क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। और वो जितना बार वाइब्रेशन करेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रति सेकंड जितना बार वो वाइब्रेट करेगा झन 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 करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आवृत्ति। उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति, माने प्रति सेकंड वाइब्रेशनों की संख्या, यानी प्रति सेकंड जो उसका रोटेशन कर रहा है, जो मेरा आवृत्ति क्या होगा, प्रति सेकंड जो रोटेशन कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसी की संख्या को बोलते हैं हम आवृत्ति, यानी दोलन कर रहा है। जैसे कि मान लो ये वाला मेरा पे यहाँ पर से मेरा वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे करके वाइब्रेशन कर रहा है। तो एक साइकिल जैसे कि यहाँ से यहाँ आया, हाफ साइकिल हो गई, जैसे कि देखो पूरा साइकिल कब बनेगा, ये हाफ को और नीचे वाले दोनों हाफ को यदि मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, एक साइकिल बनेगा क्या नहीं, एक साइकिल एक चक्र बनेगा क्या नहीं, एक चक्र बनेगा। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ हुआ हाफ साइकिल और फिर यहाँ से यहाँ लेके हाफ साइकिल और हाफ साइकिल मिलकर क्या बना, एक साइकिल बना क्या नहीं। तो प्रति सेकंड दोलन, तो यहाँ से हम इसको बोलते हैं एक दोलन पूरा हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे कि एक दोलन पूरा हुआ, ये एक दोलन पूरा हुआ। फिर यहाँ से ऐसे चला, ये ऐसे चला, फिर यहाँ से ऐसे चला, यानी कि क्या बनेंगे, दो दोलन पूरा हुआ। कितना दोलन, दो दोलन, एक दोलन हाफ और हाफ मिलकर एक दोलन, फिर ये हाफ और हाफ मिलकर दो दोलन। और ये दो दोलन कितना में हो रहा है, ये दो दोलन हो रहा है, पूरा कर रहा है कितना में, दो दोलन पूरा कर रहा है एक सेकंड में। इसलिए इसका हम आवृत्ति बोलेंगे क्या चीज, आवृत्ति बोले प्रति सेकंड कितने दोलन, प्रति सेकंड दो दोलन, इसलिए आवृत्ति इसका दो होगा, आवृत्ति होगा दो। और यहाँ से यहाँ तक दोलन करने में, इसको रोटेशन करने में, रोटेट करने में कितना टाइम लगा, एक सेकंड लगा। और एक सेकंड में कितना दोलन पूरा किया, एक साइकिल और ये दो साइकिल, यानी इसके फ्रीक्वेंसी कितना होगा मेरा, आवृत्ति कितना होगा, दो। तो हम बोलेंगे प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, यानी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति करते हैं, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति करते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या आवृत्ति, यानी एक सेकंड में कितना दोलन करें। इसलिए आवृत्ति बराबर हम बोल सकते हैं n/t, n/t, n बराबर क्या, नंबर ऑफ
दोलन, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेट कितना बार कर रहा है, यानी एन बराबर दोलनों की संख्या और टी बराबर टाइम, यानी कि इसको हम यदि लिखेंगे कि दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या बटे समय, दोलनों की संख्या बटे समय, यानी आवृत्ति बराबर एन बटे टी होता है, एन बटे टी। अच्छा, आवृत्ति को सूचित क्या करते हैं, न्यू से सूचित करता है। आवृत्ति को किससे सूचित करेंगे, यदि इसको हम सूचित करेंगे तो इसको सूचित करेंगे किससे, न्यू से। यहां से यहां कितना हुआ, यहां से यहां एक साइकिल हुआ, और फिर यहां से यहां कितना हुआ, 2 साइकिल हुआ। यदि हम यहाँ आवृत्ति बोले यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बटे टाइम, टाइम का टी, यानी कि यदि हम इसका यूनिट निकालेंगे, यदि हम इसका यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करेंगे क्या होगा, एन का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, एक नंबर है, एक नंबर है, इसकी एक संख्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जिसका होगा सेकंड, ऊपर जाएगा क्या होगा, पर सेकंड, इसका होगा प्रति सेकंड, इसको बोलते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। अच्छा, प्रति सेकंड इसी को बोलता है हर्ट्ज, हर्ट्ज भी होगा, यानी आवृत्ति का और मात्रक यदि बोलेंगे प्रति सेकंड, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, हर्ट्ज, इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, है ना। तो प्रति सेकंड इसी को और क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो हम आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, यानी क्या लिखाएंगे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ये मेरा होगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको सूचित किससे किया जाता था, न्यू से, न्यू से। इसको सूचित यदि हम करेंगे तो सूचित यदि करेंगे तो इसको सूचित किया जाता है किससे, न्यू से, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, न्यू, क्या बोला जाता है इसको, इसको न्यू बोला जाता है, सूचित करेंगे न्यू से। समझ, आगे देखते हैं। यदि हम बात करें साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि प्रबलता, तो हमने बताया कि ध्वनि प्रबलता किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसकी आयन पर। आयन जितना ज्यादा होगा, जैसे राम बोले तो आयन इतना हुआ, राम बोले इतना आयन गया, राम और ज्यादा आयन बढ़ गया, यानी जैसे जैसे आयन बढ़ रहा है मेरा प्रबल, मेरे ध्वनि की प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी ध्वनि प्रबलता किस पर डिपेंड कर रहा है, आयन पर। साथ ही साथ देखो जो मेरा पिच जो होता है, पिच, पिच को मतलब बोला जाता है तारत्व। यदि हम पिच की बात करें, यदि हम पिच की बात करें, यदि हम पिच की बात करें, इसको बोला तारत्व, पिच को क्या बोला जाता है, तारत्व। अच्छा, तारत्व को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे क्या, जैसे जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा तारत्व होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा तारत्व होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा, उतना ही आवाज क्या होगा, गंभीर होता जाएगा। जैसे कि हम मानते हैं कि ये बोला बच्चा, बच्चा का जो रोता है वगैरह, जो बच्चा का तारत्व ज्यादा होता है, उसकी ध्वनि क्या होती है, तीखी होती है। क्यों होता है, माने कि क्या होता है, तीखी ध्वनि मतलब सुरीली, माने कि उसका आवाज जो होता है दूर तक जाता है, चिल्लाता है ना, तो उसका आवाज में, जैसे कि मान लो यदि मान लो ये वाला है मेरा फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी इतना होगा, यदि यही फ्रीक्वेंसी मेरा तो बोलो किस ध्वनि का तारत्व ज्यादा होगा, इस ध्वनि का तारत्व, तरंग है क्या नहीं, वेव है क्या नहीं, तो इसका तारत्व ज्यादा होगा कि इसका तारत्व ज्यादा होगा। तो हम बोलते हैं कि पिच जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पिच जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उसका पिच होगा, पिच का मतलब तारत्व, और उतना ही ज्यादा वो ध्वनि क्या होगा, ध्वनि उतना ही ज्यादा तीखी लगेगी, तीक्ष्ण ध्वनि होगा, उतना ही ज्यादा तीक्ष्ण ध्वनि होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि आवृत्ति, जितना ज्यादा आवृत्ति होगा, जितना ज्यादा आवृत्ति होगा उतना ही ज्यादा तारत्व होगा, उतना ही ज्यादा तारत्व होगा। अब तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि आवृत्ति जो होता है यानी फ्रीक्वेंसी,
यानी आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, तारत्व की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना किसके बराबर होगा, तारत्व की। इसलिए बात ये चीज कि यदि हम यहाँ पर हल्का से यदि हम इस बोर्ड को ठोक रहे हैं तो ये वाइब्रेशन हल्का करेगा, इसका तारत्व कम होगा। जब तारत्व कम होगा तो इसका ध्वनि कैसा होगा, मृदु होगा। इसका ध्वनि कैसा होगा, मृदु। जैसे हम जोर से इस पर प्रहार करेंगे तो वाइब्रेशन थोड़ा तेज होगा ना, जब तेज होगा वाइब्रेशन और इसका आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा आवृत्ति होगा तो इसका ध्वनि कैसा हो जाएगा, मृदु से ना रहकर गंभीर हो जाएगा। तो ये चीज हमने देखो, यदि तारत्व कम है और उसका वाइब्रेशन कम है, यदि वाइब्रेशन कम है तो हम बोलेंगे वो ध्वनि कैसा है, मृदु ध्वनि। और अच्छा ये बता कि आवृत्ति तारत्व के डायरेक्ट आवृत्ति का जो मात्रक होगा यानी तारत्व का जो मात्रक होगा, तारत्व का जो मात्रक, हम मात्रक की बात कर रहे हैं ना, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा तब तो मात्रक की बात है। जो तारत्व का जो मात्रक होगा, तारत्व का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा, वही मात्रक में आवृत्ति का होगा। इसलिए इसका भी मात्रक हट्टा जी होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा, हट्टा जी होगा। जैसे लाउडनेस की बात करें, प्रबलता, लाउडनेस प्रबलता की बात करें। अच्छा ध्वनि प्रबलता कब होगा, तो बोले क्या ध्वनि प्रबल कब होगा, जब आयाम ज्यादा होगा। यदि आयाम प्रबलता क्या होगा, तो आयाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रबलता का। हम यदि यहाँ पर लिखेंगे आयाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रबलता का, ध्वनि प्रबलता का। यदि आयाम ज्यादा होगा तो प्रबलता भी ज्यादा होगा, यदि आयाम कम होगा तो प्रबलता भी कम होगा। आयाम ज्यादा तो प्रबलता ज्यादा, आयाम यदि कम तो प्रबलता भी कम होगा। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, आयाम पर। आयाम तो हम पहले पढ़ चुके कि आयाम किसे कहते हैं, कि माध्य स्थिति से वाइब्रेशन की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं आयाम। तो आयाम किस पर, अच्छा ये प्रबलता का मात्रक क्या होता है, प्रबलता, ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रबलता को डेसिबल बेल में मापा जाता है। डेसिबल या बेल या फॉन, बेल या फॉन में मापा जाता है। यानी इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, डेसिबल होगा। ध्वनि प्रबलता की मात्रक क्या होगा, डेसिबल। अच्छा एक चीज और, इसका एक और मात्रक होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। यदि हम इसका एसआई यूनिट की बात करें, ध्वनि प्रबलता आता ध्वनि इंटेंसिटी यानी साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि तीव्रता। ध्वनि प्रबलता की यदि बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट की यदि बात करें तो एसआई यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर यानी वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, ध्वनि प्रबलता का एसआई मात्रक है। साउंड इंटेंसिटी तो लाउडनेस ऑफ साउंड, इसका मात्रक क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको भी रखना कि डेसिबल में इसको मापा। आयाम डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड कौन कर रहा है, प्रबलता। आगे हम देखते हैं। अब आज के लिए हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, आगे हम इसके नेक्स्ट डे में देखेंगे। इसके आगे एक प्रश्न दे रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में सब इसका आंसर को पिन कीजिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है, सो बताना है। यदि हम बात करें पर मीटर, पर सेंटीमीटर, हर्ट्ज, मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसका जो है सही आंसर को कृपया करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, अपने व्यू को बढ़ाइए। व्यू बहुत कम जा रहा है,
है ना? कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर करें, है ना? और सब्सक्राइब करें, कृपया करके सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।